नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको मानहानि से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी हुई आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। और जब किसी शख्स के मान सम्मान को आरोप लगाकर या सरेआम उसका अपमान कर ठेस पहुंचाई जाती है तो ऐसे मामले में मानहानि का मामला बन सकता है। शर्त यह है कि ऐसी घटना सार्वजनिक तौर पर हुई हो और जब भी कोई शख्स ऐसी टिप्पणी करे जिससे किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे तो ये टिप्पणी मानहानि के दायरे में आ सकती है। इसके लिए जरूरी है कि टिप्पणी या तो मौखिक हो या फिर लिखित हो। आपराधिक मानहानि का मामला आईपीसी के तहत दर्ज कराया जाता है। इसके लिए शिकायती सीआरपीसी की धारा 200 के तहत अदालत में अर्जी दाखिल करता है और ऐसे में आरोपी के खिलाफ तमाम सबूत है वो पेश होते हैं और आरोपी के खिलाफ दर्ज केस करने की गुहार लगाई जाती है। शिकायती के सबूत और बयान से अगर अदालत संतुष्ट हो जाए तो वह आरोपी के खिलाफ मानहानि के मामले में समन जारी कर सकता है और ऐसे में फिर केस चलता है। ये तो खैर बुनियादी जानकारी थी, इस पर विस्तार से जानकारी देंगे और ये बताएंगे मानहानि से जुड़ी हुई कानूनी पहलुओं को हमारे आज के विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता झा जी। बबीता जी, बहुत स्वागत है आपका। तो बबीता जी आपको मानहानि से जुड़ी हुई तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी और अगर आपका भी कोई इससे संबंधित कोई भी सवाल है, आप जानना चाहते हैं कानूनी बारीकियों को, दांव पेच को और समझना चाहते हैं मानहानि का जो मसला है इसके बारे में, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। 01206127 पर कॉल करिए या फिर 01206127 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। मानहानि से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो बबीता जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। बबीता जी, पहला और महत्वपूर्ण सवाल सबसे पहले हमारे दर्शकों को आम बोलचाल की भाषा में मानहानि की कानूनी परिभाषा समझाइए। सिंपल वर्ड में कहूँ तो बदनाम करना किसी को, और बदनाम दो तरीके से हो सकता है। या तो हम ओरली किसी को कुछ बोल के कहें, या तो लिखित रूप से। वो पेंटिंग हो सकती है, वो कार्टून हो सकता है, और व्यंग हो सकता है। कई बार हम डायरेक्ट नहीं करके घुमा फिरा के भी कहते हैं। किसी भी रूप में अगर किसी व्यक्ति की, किसी समुदाय की पहचान होती है और हम ऐसा कोई चीज बोलते हैं जिससे उसकी रेपुटेशन, उसका समाज में सम्मान है, वो प्रतिष्ठा है, वो कम होता है, लोग उसे नफरत कर सकते हैं, तो कानून में इसको मानहानि बोलते हैं। और हमारे इंडिया में ये सिविल क्राइम भी है, सिविल रॉन्ग भी है, और ये क्रिमिनल लॉ भी है। क्रिमिनल डेफेमेशन भी होता है और सिविल भी डेफेमेशन होता है। ये दोनों ही होता है। इसमें केवल डिफरेंस इंटेंशन का होता है। तो लॉ में जो कोई किसी के मानहानि किया जाए लेकिन ऐसी बातों से जो सच नहीं हो और जानबूझ के किया जाए, जैसे ट्रायल करने के बाद पता चला, प्राइमा फेसाई दिख रहा था कि ये क्राइम या जो भी बात उसमें बताया गया वो सच है, मैंने ये सच जान के किसी के लिए कुछ कहा, लेकिन बहुत डेप्थ में एनालिसिस करने पे या ऐसे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो झूठ है, जैसे कि हम क्रिमिनल ट्रायल में होता है, तो वहाँ उसे नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मैंने जानबूझ के इंटेंशनली कोई ऐसी बात किसी पर्सन के अगेंस्ट बोला जो कि मेरा इंटेंशन ही था उसको मानहानि करना, उसके रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाना, तो ये डेफेमेशन में आ जाएगा। इंजरी का 3 दिया गया है हमारे आईपीसी में, अभी तो वही लागू है, जिसमें किसी की प्रॉपर्टी, शरीर या ख्याति को भी प्रॉपर्टी की तरह इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगर किसी की ख्याति को, रेस्पेक्ट को और किसी चीज से क्षति पहुंचती है, इंजरी होती है, तो मानहानि में काउंट होता है। जी मैम, मानहानि का केस कब किया जाता है, किस सिचुएशन में किया जाता है? किया तो इसमें जब हम पर कोई ऐसी एलिगेशन लगाया गया है जो झूठ है, हम केस कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 चीजें देखना होता है कि जो एलिगेशन लगाया गया उससे मुझे इंजरी क्या हुई है। कुछ चीजें, अगर मुझे कोई इंजरी हुई, इंजरी मीन्स मेरा कोई लॉस हुआ है। सपोज कि अगर मैं कोई रेस्टोरेंट चलाती हूँ, किसी ने बोला कि रेस्टोरेंट में मेरे रेस्टोरेंट में कॉकरोच रहता है, कुछ ऐसी चीजें हैं,
मेरे कोई कंपनी है, किसी ने मेरी कंपनी के बारे में गलत जानकारी दी, उससे क्या हुआ, मेरा मार्केट वैल्यू या शेयर जो था वो कम हो गया, इससे मुझे फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। आगे का फाइनेंशियल लॉस नहीं हो सकता, मैं सेलिब्रिटी हूँ या नॉर्मल इंसान भी हूँ, तो मेरी अगेंस्ट जो बात कहा गया है सोसाइटी में, मेरे रिस्पेक्ट में उसमें कमी आ रही है। तो उस सिचुएशन में मैं कर सकती हूँ, कोर्ट जाके डिफेमेशन के लिए केस कर सकती हूँ। केस सिविल करूंगी या क्रिमिनल करूंगी, ये डिपेंड करता है कि जो किया है, जिसने ये मानहानि किया है मेरा, उसका इंटेंशन क्या था और मैं क्या चाहती हूँ। अगर क्रिमिनल करूंगी तो उसे सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा। अगर मैं सिविल करती हूँ तो मुझे क्षतिपूर्ति मिल सकता है। ये दोनों ऑप्शन है मेरे पास कि अगर मुझसे कोई इंजरी हुई है, मुझे कोई उससे लॉस हुआ है, तो मैं कोर्ट में जा सकती हूँ। जी, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि मानहानि पर दोषी साबित होना पर विधायक, सांसद या इनके जो विधायक होता है या फिर सांसद होते हैं, इनकी सदस्यता जाने की प्रक्रिया का क्या रोल रहता है इसमें? एक्चुअली ये मानहानि के लिए नहीं है, बाद में ये जो जन प्रतिनिधित्व कानून है उसमें संशोधन करके ये डाल दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे जो जेल से ही अपने विधायकी या सांसद थे, उनके लिए डाल दिया गया था। अगर दोष सिद्धि हो गई हो, केवल ट्रायल के दौरान ही अगर दोष सिद्धि हो गई हो, कोर्ट ने पनिशमेंट दे दिया हो, तो आपको पोस्ट पे नहीं रहना है। तो इसलिए जैसे कभी हमने रिसेंट एग्जाम्पल देखा है राहुल गांधी जी का, तो उन्हें सजा मिली है, तो उसमें आपको हालांकि ये सजा जो है कोर्ट ने उनका जो कोर्ट केवल एक सजा सुना देती है कि इस टाइम में आपको इतने दिन की सजा सुनाई जा रही है, इतने का जुर्माना दिया जा रहा है। लेकिन संसद की जो सदस्यता जाती है वो जन प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से संसदीय समिति जो खुद देती है, वो कोर्ट नहीं आपको कह सकता है कि आप हटाइए। और कानून बनाया कि अगर आपको 2 साल या इससे ज्यादा की सजा मिली है या सजा याफ्ता है आप, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, तो वहां से उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। वो प्रक्रिया कानूनी संसदीय प्रक्रिया होती है या विधानसभा की प्रक्रिया होती है, उसमें रोल न्यायालय का कोई रोल नहीं होता है। जी, ठीक है। क्या मानहानि में इस स्थिति में थर्ड पार्टी केस दायर कर सकता है क्या? नहीं, थर्ड पार्टी नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ सिचुएशन होता है जहां पर दिखता है कि थर्ड पार्टी ने किया है, लेकिन वो थर्ड क्योंकि पार्टी नहीं होती है। राहुल गांधी के केस में मोदी ने नहीं बल्कि किसी और ने ही याचिका दायर की थी। जी, मैं उसी के पर आ रही थी, वो एग्जांपल दे रही थी कि राहुल गांधी जी ने जो शब्द किया था, जो उनका स्टेटमेंट था, उन्होंने ये कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी का एग्जांपल देते हुए कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर ही होते हैं, सारे चोरों का नाम मोदी सरनेम क्यों होता है। उनका सिंपल कहना था कि मोदी सरनेम वाले जो सारे लोग चोर होते हैं, उनका जो निशाना था प्राइम मिनिस्टर की तरफ था, लेकिन उन्होंने सारे मोदी सरनेम वाले को कहा। इससे मोदी सरनेम वाले जो भी लोग थे उनकी पर उनको सेल्फ रेस्पेक्ट हुआ, उनकी ख्याति को इससे इंजरी हुई, इसलिए पूर्णेश मोदी नामक किसी व्यक्ति ने इसलिए केस किया था। तो इसलिए थर्ड पार्टी नहीं किया, उनका टारगेट वाले प्रधानमंत्री थे, लेकिन सारे मोदी नाम वाले को वो कह रहे थे, मोदी सरनेम पर उन्होंने टारगेट किया था और इसलिए पूर्णेश मोदी ने केस किया था। तो ये थर्ड पार्टी नहीं कहेंगे, दिख रहा है थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी है नहीं। उनकी भी जो भी मोदी है उनका ये हो जाएगा, उससे इंजरी हो जाएगी। जी, ठीक है। मैम ये बताइए कि क्या दूसरे प्रदेश पे की गई टिप्पणी का किसी दूसरे प्रदेश का कोर्ट सुनवाई कर सकता है क्या? क्योंकि राहुल के केस में कर्नाटक में टिप्पणी की गई थी और गुजरात में सुनवाई हुई। अरे मैम, इसमें क्या है कि जो हम क्रिमिनल लॉ का एक सिंपल सिद्धांत होता है कि जहाँ क्राइम हुआ हो या जिससे इंजरी हुई हो, वहाँ पर ये होता है, उसका ट्रायल हो सकता है। यहाँ पर राहुल जी ने भले कर्नाटक में किया हो, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि कर्नाटक के सारे मोदी चोर होते हैं। उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया था कि सारे मोदी, तो पूरे देश में जो भी मोदी नाम सरनेम वाले लोग होंगे वो वहाँ कर सकते हैं। जैसे कि जो पूर्णेश मोदी थे वो सूरत में थे और वो वहीं से उन्होंने कहा था उनका नाम मोदी है, सरनेम मोदी है, और इसलिए उनकी ख्याति को इससे हार्म हुआ है और इसलिए उन्होंने सूरत में किया था। ये स्टेटमेंट कहाँ दिया गया, उसका असर जो है वो सूरत में भी पड़ा था, इसलिए इस केस में हो सकता है। जी, बबीता जी ये भी बताइए कि मानहानि सुनवाई की क्या प्रक्रिया है और क्या आरोपी को खुद को बेगुनाह साबित करना पड़ता है इसमें?
नहीं, जैसे हमारे यहाँ सिंपल सभी कानून के लिए लॉ है, केवल मानहानि के लिए ही नहीं, जनरल लॉ प्रिंसिपल है कि अगर सिविल केस है तो जो प्लेंटिफ यानी कि जो भी पार्टी, क्रिमिनल केस है तो जो प्रोसिक्यूशन है उसको, यानी कि जो भी पार्टी कोर्ट में जाती है उसे प्रूव करना पड़ता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। ऐसे तो कोई किसी को परेशान कर देगा, इसलिए पहले जाने वाले को प्रूव करना पड़ता है। सपोज कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि नितिन गडकरी जी को पर कहा कि उन्होंने भ्रष्टों की सूची पर ही उसमें उनका नाम था। नितिन गडकरी को लगा कि ये इससे उनकी बदनामी हो रही है, तो वो उन्होंने जी मानहानि का केस फाइल किया। अब ये जिम्मेदारी नितिन गडकरी जी की थी कि वो प्रूव करे कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो झूठ है। अगर ये प्रूव कर देते हैं, उसके बाद ये इसको लॉ की भाषा में कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ। तो पहला काम जो था इनका गडकरी जी का था कि वो प्रूफ करे कि इन्होंने केजरीवाल जी ने गलत कहा है। अगर कोई और एविडेंस है केजरीवाल जी के पास तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन प्राइमरी जो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ है वो जो कोर्ट में आ रहा है उस पे पड़ता है। जी इसलिए जो जिसकी मानहानि हुई है जनरली वही कोर्ट में जाता है, उसको ही प्रूव करना पड़ेगा कि सामने वाले ने जो दूसरी पार्टी ने जो कहा है वो गलत कहा है। जी ठीक है मैम, ये बताइए कि मानहानि के लिए कानूनी नोटिस की क्या प्रक्रिया रहती है? हाँ, कानूनी प्रक्रिया जो होती है, अगर आप सिविल करना चाहते हैं या क्रिमिनल करना चाहते हैं, दोनों में डिफरेंशिएशन मैं बता देती हूँ कुछ शॉर्ट में। एक तो इंटेंशन क्या है, इंटेंशन अगर जानबूझ के आपके रेपुटेशन को हार्म करना है तो क्रिमिनल में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला पार्टी को पनिश किया जाए, उसके वो बदनाम करे से उसको पनिशमेंट मिले, तो क्रिमिनल में करना होगा। अगर ये चाहे कि उसके बातों से मुझे लॉस हुआ है और मुझे उसका कंपनसेशन मिले, तो सिविल में जाना चाहिए। तो जो सिविल की प्रक्रिया होगी तो उसकी प्रक्रिया ये होती है कि आप कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं, कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस करती है, दूसरी पार्टी अपना रिप्लाई देता है और नॉर्मल जो सिविल प्रोसीडिंग होती है वो वैसे चलता है। वहाँ कोर्ट फी भी देना पड़ता है। आपने जितना क्लेम किया है इसके लिए, डिफेमेशन के लिए अपनी क्षतिपूर्ति जितनी क्लेम की है उसके परसेंटेज के हिसाब से, जनरली 7% के अंदर ही होता है, राज्य में अलग अलग है, 5 से 7% के बीच होता है ये कोर्ट फी आपको देना पड़ता है सिविल केस में, और वो सिविल तरीके से चलता है। अगर क्रिमिनल केस है, आप क्रिमिनल डिफेमेशन चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप कंपनसेशन से ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में रखते हैं कि सामने वाले को पनिशमेंट मिले। वहाँ आपको पैसे की ज्यादा चिंता नहीं होती है, जो कोर्ट का नॉर्मल नॉमिनल फीस होता है वो देना होता है आपको, और वहाँ पर उस प्रोसीडिंग में जो एफआईआर होती है आपको पहली कंप्लेंट पुलिस में देनी पड़ती है। सिविल वाले में वकील जो होता है वो लीगल नोटिस देता है, क्रिमिनल में पुलिस कंप्लेंट होती है। उसके बाद पुलिस एफआईआर के बाद जो नॉर्मल प्रोसीडिंग होता है क्रिमिनल केस का वो फॉलो करती है, कोर्ट में जाती है, कोर्ट दूसरी पार्टी को बुलाता है, उसको भी अपना पहले एक पार्टी प्रूफ करेगा, फिर दूसरी पार्टी को प्रूफ करने का मौका दिया जाता है। इशू फ्रेम होता है, सिविल में है तो फ्रेम होता है, क्रिमिनल है तो चार्ज फ्रेम होता है, सिविल है तो इशू फ्रेम होता है। ऐसे ही नॉर्मल प्रक्रिया चलती है। तो पहला जो स्टेप है कि डिसाइड करना होगा कि सिविल कर जाना है या क्रिमिनल में जाना है, दोनों ऑप्शन है केस करने वाले के ऊपर, और फिर अकॉर्डिंगली उसका स्टेप फॉलो करना होगा। बबीता जी ये बताइए कि झूठा केस करने पर क्या करना चाहिए? जी, अगर कोई झूठा केस करता है तो सामने वाले को तो हैरासमेंट होता ही है। अगर सच्चा है तो फिर डिफेमेशन में आएगा नहीं, उसका डिफेंस हो जाता है। अगर ये झूठा केस होता है तो वो भी ये प्रूफ होने पर वो भी केस कर सकता है कि झूठे केस के लिए प्रूफ किया जा सकता है कि ये केस झूठा था, और उस पर भी एक क्लेम बनेगा। जी। तो वो एक तरह से मानहानि ही हो जाएगी और कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है उस पर मिसयूज करना हो जाएगा। जी मैम, ये बताइए कि मानहानि केस में कौन सी धारा लगती है? बबीता जी आवाज आ रही है आपको? बबीता जी अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप को। बबीता जी आप सुन पा रही हैं मुझे? अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप को। आपने म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट करिए प्लीज। जी जी अब बताइए।
मानहानि केस में मैम कौन सी धारा लगती है, आप बताइए। धारा क्रिमिनल जो लगती है वो क्रिमिनल लगती है सेक्शन 4G99, जिसको कि हम कहते हैं, उसमें डिफाइन किया गया मानहानि को। मानहानि क्या होती है ये सेक्शन 499 बताता है। और सेक्शन 500 सेक्शन 500 आईपीसी का बताता है कि इसके लिए पनिशमेंट क्या होगा। ये क्रिमिनल जो डिफेमेशन है उसको डिफाइन करता है। जो सिविल डिफेमेशन है वो अभी डिफाइन नहीं किया है, वो कोडिफाइड नहीं है, वो टॉर्ट में आता है। लॉ टॉर्ट जो है उसके अंतर्गत उसको डील किया जाता है जी। तो सबसे ज्यादा फेमस है 499 और 500 जी। ठीक है, बबीता जी ये बताइए कि मानहानि के तहत क्रिमिनल या सिविल केस में से कौन सा केस किया जा सकता है? जी, मैंने बताया भी कुछ देर पहले कि सिविल जो है कि अगर ये टोटल ऑप्शन है कि आप चाहते क्या, जिनका मानहानि हुआ है वो चाहते क्या है। और इसको दोनों बनाने का रीजन ये है कि ऐसे अगर केवल पनिशमेंट दिया जाता तो धनी लोग बच जाते शायद, या जिनको लॉस हुआ है उनको कुछ उसकी रिकवरी नहीं हो पाती, या किसी को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इसलिए इसको सिविल और क्रिमिनल दोनों बनाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि कंपनसेशन भी मिले जो आपको लॉस हुआ है, मेरा मानहानि हुआ है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी लॉस हुआ है, मुझे मॉनेटरी लॉस हुआ है या मुझे इसके लिए हट जाना चाहिए, क्षतिपूर्ति चाहिए, तो मैं सिविल में करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि जिसने मुझे डिफेम किया है उसको पनिशमेंट मिले, तो मैं क्रिमिनल में जाऊंगी। क्रिमिनल में 2 साल तक की जेल हो सकती है और सिविल में जो है वो मुझे कंपनसेशन मिल सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों। लेकिन ये सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि कभी कभी लाखों करोड़ों का मुआवजा जो मांगा जाता है, जिसका जिक्र अगर आप कर रही हैं, मानहानि के मुआवजे की मांग को कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे ये तय होता है कि कितना और कैसे दिया जाए, क्या आधार इसके लिए कुछ फिक्स आधार नहीं है, लेकिन कोर्ट जो प्रैक्टिकली इसका जो डिसाइड करती है केसेस 3-4 ग्राउंड को रखती है। फर्स्ट केस जिसका मानहानि हुई है उसकी एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है। जैसे मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था, कोई कंपनी है और किसी गलत इंफॉर्मेशन का उसकी शेयर मार्केट में वैल्यू बहुत डाउन हो गया, तो उसको बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों का लॉस हो जाता है। कोई बिजनेस है उसमें लॉस हो जा रहा है। कोई खिलाड़ी है, अगर उसके बारे में, उसके हेल्थ के बारे में, उसकी किसी हैबिट्स के, कैरेक्टर के बारे में कुछ ऐसा बता दिया गया कि हो सकता है तो उसको फिर काम मिलना बंद हो जाए। अगर किसी को झूठे चोर कह के नौकरी से निकाल दिया गया तो उसको दूसरी नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाए। ऐसे कंडीशन में उसका एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, अगर ये नहीं हुआ होता तो वो क्या गेन कर सकता था। दूसरी बात है कि अगर ये बातें कितना दूर तक फैल चुकी है, फैल सकती है। अगर मैंने सपोज कि किसी को लेटर लिख के कहा तो वो तो पर्सनल है, उसके लिए डिफेम नहीं होगा। लेकिन ये लेटर अगर किसी थर्ड पर्सन ने पढ़ा, तो एक लोगों ने पढ़ा, लेकिन अगर मीडिया में ये सर्कुलेट हो गया, सोशल मीडिया में, तो बहुत दूर तक फैला, बहुत लोगों ने इससे पढ़ा और मेरा जो रेपुटेशन था वो डाउन हुआ। तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट ये देखेगी कि मुझे इंजरी कितनी हुई मेरी रेपुटेशन को, मुझे फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ, मेरी जो है ब्रांड वैल्यू, या अगर मैं सेलिब्रिटी हूँ तो मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, उन सब पर। क्योंकि अगर मुझे मानने वाले, चाहने वाले, मैं कोई फिल्म सेलिब्रिटी है, कोई फिल्म एक्टर है, एक्ट्रेस है, प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्समैन है, कोई राजनेता है, उनके फॉलोअर्स बहुत सारे होते हैं, तो उनका भी एक उनसे जुड़ाव कम होता है, या उन्हें बुरा लगता है कि वो जिनको फॉलो करते हैं वो ऐसे निकले। तो ये सब चीजों को कंसीडर करते हुए कंपनसेशन दिया जाता है। कंपनसेशन में इन सब चीजों को, क्राइटेरिया को कोर्ट ध्यान रखती है। ठीक है, ये बताइए कि मानहानि पर आरोप सिद्ध करने की जिम्मेदारी किस पर होती है? जो आरोप जिस पर लगाया गया है, जिस पर लगाया गया आरोप वही तो कोर्ट में जाएगा, और जो कोर्ट में जाएगा वो साबित करेगा। जी, ठीक है। क्रिमिनल डिफेमेशन एक समझौतावादी अपराध का मामला है, इसका मतलब क्या है? और इसको लॉ की भाषा में कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। कंपाउंडेबल का मतलब है कि दोनों पार्टी अगर चाहे तो आपस में से समझौता कर सकती है, कोर्ट में बता देगी कि ये हमारा समझौता हो गया, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो कोर्ट के ऑर्डर की तरह ही होगा। जैसे कि केजरीवाल जी और इनका नितिन गडकरी का था, बाद में केजरीवाल जी ने माफी मांग लिया, केस उन दोनों में समझौता हो गया, केस विड्रॉ हो गया, सेटलमेंट हो गया। तो इस टाइप से कई बार होता है कि या तो पैसे लेकर के या माफी मांग के ही, कई बार प्रशांत किशोर जी को केवल 2000 का ये जुर्माना लगा था, ये सिंबॉलिक होता है। तो ऐसे में उनको कहा गया था या तो आप माफी मांगो
या तो 2,000 रुपए दो। उन्होंने या 1 दिन जेल रहो, 1 दिन जेल रहना एक्सेप्ट किया था। अरुंधति राय ने भी 1 दिन जेल रहना एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उन्हें सोशल रेस्पेक्ट का ये चिंता था कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हम जेल रह लेंगे। और उनको सिंबॉलिक रूप से जेल दिया गया था 1 दिन के लिए, बस ये बताने के लिए कि लॉ के एबव आप भी नहीं हो, दूसरे का रेस्पेक्ट का ख्याल रखना आपका भी काम है। इसके लिए सिंबॉलिक रूप से दिया गया था। तो वैसे कंडीशन में अगर हम एक ने माफी मांग ली, दूसरे ने दे दी, तो केस वापस हो सकता है, इसलिए इसको कंपाउंडेबल बनाया गया है। जी, अच्छा ये बताइए कि स्टिंग ऑपरेशन पर क्या मानहानि का दावा किया जा सकता है? केंद्र सरकार की उपक्रम एक कंपनी द्वारा उन पर किए गए स्टिंग ऑपरेशन के लिए एक समाचार चैनल पर मानहानि का मुकदमा किया गया था और इसे खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि स्टिंग ऑपरेशन समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वे गलत कामों का खुलासा करने में मदद करते हैं। तो क्या अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि स्टिंग ऑपरेशन पर मानहानि का दावा किया जा सकता है? अगर स्टिंग ऑपरेशन किस पर्पज से किया गया, आप जो केस बता रही थी, वो अगर सच है, कुछ पैसे का लेन देन हुआ है या कुछ भी इलीगल काम हुआ है, अनएथिकल काम हुआ है, तो वहां पर मीडिया का काम है एक्सपोज करना, रियल जो चीजें हैं वो एक्सपोज करना। उसके लिए ऐसे कर सकती है, वो सीक्रेट जो रखते हैं उससे डिपेंड नहीं करता, वो अलग चीज हो जाता है। लेकिन अगर हमारा काम है कि हम दूसरे के जो सच्चाई है मीडिया वो पब्लिक को दिखाएगी, अगर सच है तो नहीं आएगा। लेकिन अगर हम किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, कोई मीडिया वाला है स्टिंग ऑपरेशन करता है ब्लैकमेल करने के लिए, उसको एडिट करके ऐसे दिखाता है कि ये गलत है जबकि वो सच नहीं है, तो वो झूठी अगर अफवाह करता है, झूठी बातें फैलाता है, तो वो ऐसे में उसको लॉ का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जनरल, हाँ, जैसे हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि स्टिंग ऑपरेशन मानहानि के तहत नहीं आता है, इसलिए आपने मेरा मानहानि किया कि स्टिंग ऑपरेशन करके कुछ नया निकाल लिया, ये नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसका मिसयूज करके कुछ झूठी बात फैला रहे हो, एडिट वगैरह करके कुछ कर रहे हो, तो वो आ जाएगा मानहानि में। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बबीता जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को मानहानि केस के बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।